नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार। आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। तो चलिए दोस्तों, राज कॉमिक्स में नागराज की इस शानदार कॉमिक्स को शुरू करते हैं, जिसका नाम है साकुरा का चक्रव्यूह। और ये कॉमिक्स जो है खजाना सीरीज की पहली कॉमिक्स है। तो चलिए इसकी शानदार स्टोरी को शुरू करते हैं। तो आप देख सकते हैं इसका कवर पृष्ठ जो कि कुछ इस तरह का है। ओके, चले आओ, चले आओ, चले आओ। ओह नहीं, नहीं, नहीं। चीख मारकर एक झटके से उठ खड़े हुए नागराज के चेहरे पर मौजूद था पसीने का तूफान और मस्तिष्क में मौजूद हलचल। फिर वही सपना जिसने मेरी रातों की नींद और दिन का चैन हराम कर रखा है। उफ, आखिर कौन है वो स्त्री जो अत्याचार के डर से भागती फिर रही है, और कौन है उस पर अत्याचार करने वाली? और मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं इस स्त्री को जानता हूँ, जबकि मैंने इसको अपनी याददाश्त में कभी भी नहीं देखा। और सिर्फ यही नहीं, मुझे वे मंदिरों वाले सारे दृश्य भी जाने पहचाने लगते हैं, और उन मंदिरों को भी मैंने आज तक नहीं देखा। एक ही बात हो सकती है कि ये सारे दृश्य मुझे किसी भूली हुई घटना की याद दिला रहे हैं। मेरा इन सब से कोई ना कोई संबंध है, लेकिन क्या है वो संबंध, ये मुझे जानना होगा, वरना ये सपना पिछले कई दिनों के भांति आगे भी परेशान किए रखेगा। इस सपने के विषय में जानने के लिए मुझे द्वीप के नाग पंडितों से पूछना होगा, और ये काम कल सुबह ही हो सकता है। आधी रात को किसी को परेशान करना उचित नहीं। नागराज का सोचा पूरा ना हो सका, क्योंकि अगले दिन की सुबह अपने साथ एक विस्फोटक सूचना लेकर आई। गजब हो गया नाग सम्राट, गजब हो गया। क्या हुआ शूलकंठ? लंगारा जाति के सभी सर्प एक विशाल सेना के रूप में द्वीप के रण क्षेत्र में उपस्थित हैं और हमें युद्ध के लिए ललकार रहे हैं। हमारे योद्धा भी रण क्षेत्र में पहुंच गए हैं। आदेश दीजिए कि हम क्या करें। आदेश देने के स्थान पर नागराज रण क्षेत्र की तरफ ही भाग खड़ा हुआ। आओ मेरे साथ। ये लंगारा जाति के सर्प आखिर चाहते क्या हैं? रण क्षेत्र में पहुंचकर नागराज को अपने सवालों का जवाब मिल गया। बिसर्पी की शादी तुमसे नहीं हो सकती नागराज। अगर तुम्हें हमारी मांग स्वीकार नहीं है तो एक भीषण युद्ध की तैयारी कर लो। नागराज के कुछ बोलने से पहले ही नागार्जुन बोल उठा। युद्ध से किसे डरा रहा है दुष्ट लंगारा? हमें तो सिर्फ नाग सम्राट के आदेश की प्रतीक्षा है। फिर देखना कैसे तुम्हारी और तुम्हारे दुष्ट साथियों की लाशें गिराते हैं। कौन किसकी लाशें गिराएगा ये तो समय ही बताएगा नागार्जुन। अपना निर्णय सुनाओ नागराज। हमारे हाथ में थमे अस्त्र लहू से होली खेलने को तरस रहे हैं। लंगारा जाति के सर्प अत्यंत घातक युद्धक हैं। युद्ध के हर दांव पेच में पूरी तरह निपुण। बाकी जाति के सर्प शायद ही इनका मुकाबला कर सके। और ऐसा हो भी जाए तो क्या द्वीप की जमीन तो खून से रंगेगी ही। प्रेम भाव से रहने वाले सभी जाति के सर्पों में द्वेष भाव तो बढ़ेगा ही, और ये सब मेरी वजह से होगा। उफ, कुछ समझ नहीं आ रहा कि क्या करूं। मुझे इस विषय में बिसर्पी और पुजारी बाबा से बात करनी होगी, तभी मैं कोई निर्णय ले सकता हूँ। काफ़ी सोच विचार करके नागराज बोला। मुझे एक दिन सोचने का समय दो मित्रों। मैं कल सुबह तुम्हें अपना निर्णय सुनाऊंगा। ठीक है नागराज, हम तुम्हें एक दिन का समय देते हैं, लेकिन इतना ध्यान रहे कि अगर निर्णय हमारे विरुद्ध हुआ तो इस द्वीप पर सर्प मानव के खून की नदियां बहती नजर आएगी। इतना कहकर लंगारा अपने जाति के सर्पों के साथ वहां से चला गया। बाद में ये आप क्या कह रहे हैं नागश्रेष्ठ? इस खुरेंजी टकराव को टालने का अब तो मात्र एक ही हल है पुजारी बाबा, कि फिलहाल मेरी और बिसर्पी की शादी ना हो। ऐसा नहीं हो सकता। समझने का प्रयास करो बिसर्पी। हमारे इस संबंध से नागद्वीप पर भीषण आंतरिक युद्ध हो सकते हैं और कई नागों की जान जा सकती है। हम अपने संबंध बनाने की खुशी की खातिर
अनगिनत प्राणों की बलि नहीं दे सकते हैं। अभी भाग्य को हमारा विवाह मंजूर नहीं है, लेकिन मुझे विश्वास है कि एक न एक दिन भाग्य हमारा साथ अवश्य देगा। हम उस दिन की प्रतीक्षा करेंगे बिसर्पी। नागराज के तर्कों से बिसर्पी और पुजारी बाबा को सहमत होना ही पड़ा। अगले दिन नागराज का निर्णय सुन लंगारा जाति का हर नाग झूम उठा। हम जीत गए। तुमने हमारे पक्ष में अपना निर्णय देकर ढिस्न रक्तपात होने से बचा लिया नाग सम्राट। अब हमारी एक छोटी सी शर्त और है। एक और शर्त? हाँ, और वो ये है कि तुम्हें ये निर्णय लेना होगा कि या तो तुम यहाँ रहो या फिर बाहरी दुनिया में। ऐसा क्यों? तुम्हारी उस उड़ती चिड़िया से यहाँ आना और यहाँ से जाना द्वीप की सुरक्षा के हित में नहीं है। तुम्हारे कारण कई बाहरी शक्तियों को इस द्वीप के रहस्य का पता चल सकता है और वो शक्ति इस द्वीप पर आक्रमण करके सब कुछ तहस नहस कर सकती है। द्वीप का हित चाहने वाले को भी लंगारा की वो बात उचित लगी। लंगारा ठीक कह रहा है नागश्रेष्ठ, आपको ये अति महत्वपूर्ण निर्णय लेना ही होगा। नागराज अजीब पसोपेश में फंस गया। वैसे तो मैं यहाँ आते समय काफ़ी सावधानी बरतता हूँ, लेकिन फिर भी लंगारा की बात को भी नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता है। आजकल रडार पद्धति काफ़ी विकसित हो गई है। अगर कोई चाहे तो मेरी लाख सावधानियों के बावजूद भी मेरा पीछा करते हुए यहाँ पहुँच सकता है, लेकिन इस समस्या का हल समझ में नहीं आ रहा है। कैसे छोड़ दूँ उस बाहरी दुनिया को जिसमें मौजूद हजारों लाखों अपराधियों को नेस्तनाबूद करने का बीड़ा मैंने उठाया है, और कैसे त्याग दूं इस नागमणि द्वीप को जिसका मैं राजा हूं, और राजा का धर्म होता है अपनी प्रजा की रक्षा करना। कर्तव्य और धर्म की उस लड़ाई में आखिर जीत हुई धर्म की। खड़े होकर नागराज ने अपना निर्णय सुना दिया। मैं घोषणा करता हूँ कि अब सदैव इसी द्वीप पर रहकर आपकी सेवा में रत रहूँगा। नागराज के इस निर्णय पर जय जयकार कर उठा द्वीप का एक एक नाग मानो। नाग सम्राट नागराज की जय। सम्राट की उड़ने वाली यांत्रिक चिड़िया को नष्ट कर दिया जाए। अब सम्राट को इसकी कतई आवश्यकता नहीं। तोड़ा जाने लगा नागराज का हेलीकॉप्टर। तभी एक नागमाणों की गलती से ऑन हो गया हेलीकॉप्टर का रेडियो और उससे ये संदेश प्रसारित होने लगा। नागराज जहाँ भी हो इस सूचना को सुनकर कृपया तुरंत बम्बई पहुँचे। उसके कारण हजारों की जान खतरे में है। नागराज जहाँ भी हो इस सूचना को सुनकर बम्बई पहुँचे। उसके कारण हजारों की जान खतरे में है। अब नागराज चुप ना रह सका। हजारों इंसानों की जान खतरे में है बिसर्पी, मुझे जाना होगा। नहीं नागराज, तुम यहाँ रहने का वचन दे चुके हो। मैं नहीं गया तो हजारों जिंदगियों का क्या होगा। अचानक नागराज का चेहरा दृढ़ होता चला गया। मैं यहाँ का राजा हूँ और प्रजा की रक्षा करना मेरा धर्म है, लेकिन प्रजा की रक्षा दूसरे तरीकों से भी करी जा सकती है। हाँ, मुझे वो दूसरा तरीका अपनाना होगा, क्योंकि मैं सैकड़ों मासूम जिंदगियों को मृत्यु का इल्ज़ाम अपने सिर पर नहीं ले सकता। अगले ही पल, ठहरो, इसे तोड़ना बंद करो। नागराज की उस घोषणा ने सभी को सख्ती की हालत में पहुंचा दिया। मैं नागराज अपनी इच्छा से इस द्वीप के सम्राट पद को छोड़ता हूँ। इसी के साथ मैं सदा के लिए इस द्वीप से चले जाने की घोषणा करता हूँ। नहीं नागराज, नहीं, ऐसा मत करो, ऐसा मत करो नागराज। ऐसा करना बहुत जरूरी है बिसर्पी, क्योंकि इस द्वीप के निवासी कई चमत्कारिक शक्तियों के धारक हैं। वे अपनी रक्षा स्वयं कर सकने में सक्षम हैं, जबकि बाहरी दुनिया में ऐसे अनगिनत प्राणी हैं जो अपनी रक्षा तक नहीं कर सकते, और उन पर अत्याचार करने वाले क्रूर और शक्तिशाली प्राणी भी वहाँ पर कई हैं। उन क्रूर प्राणियों से मुकाबला करने के लिए बाहरी दुनिया वालों को मेरी सख्त ज़रूरत है। नागराज के फैसले का कुछ और ही मतलब निकाला नागमाणों ने। आपने हमारा सम्राट होकर हमें छोड़ने का निर्णय लेकर अच्छा नहीं किया।
इसलिए जाते जाते एक निर्णय आप हमारा भी सुन जाइए। आज के बाद आप हमारे लिए अजनबी हैं। अगर आपने फिर कभी इस द्वीप पर प्रवेश करने का प्रयत्न किया तो आपको मौत के घाट उतार दिया जाएगा। उफ, ये सब मुझे गलत समझ रहे हैं, लेकिन मुझे इसकी परवाह नहीं। मुझे हर हाल में यहाँ से जाना है। तभी अब मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकता नागराज। नागानंद, तुम मेरा साथ छोड़ रहे हो? हाँ नागराज, क्योंकि मैं इसी द्वीप पर अपने भाई बंधुओं के साथ रहना चाहता हूँ। तुम जा सकते हो नागराज। उफ, नागराज को ना रुकना था सो ना रुका। अलविदा बिसर्पी, अलविदा प्यारे द्वीपवासियों। तुमसे सदा के लिए दूर जरूर हो रहा हूँ, लेकिन मैं इतना निष्ठुर नहीं हूँ कि तुम्हारी खोज खबर भी ना रखूँ। तभी मैंने जानबूझकर अपने सेवक नागानंद को द्वीप पर ही रहने का गुप्त आदेश दिया है, ताकि वो समय समय पर मेरे पास द्वीप के अच्छे बुरे की सूचना पहुंचाता रहे। एक बार फिर रेडियो से फ्लैश होती सूचना ने नागराज का ध्यान अपनी तरफ खींचा। हजारों की जान खतरे में है। नागराज, तुरंत बंबई पहुंचो। कौन है वो जिसने हजारों जानों को सिर्फ मेरे लिए संकट में डाल रखा है, और कैसे? संकट, अद्भुत संकट था वो, जिसमें फंसी हुई थी हजारों जानें। समुद्र बिल्कुल शांत है और इस शहर के आसपास कोई नदी भी नहीं है। फिर ये पानी बाढ़ का रूप लेकर एकाएक कहाँ से आ गया? मुझे लोगों को इस बाढ़ से बचाना होगा। नागराज तुरंत ही अपनी नाग सेना के बल पर लोगों को बचाने में जुट गया। क्या यही है वो संकट जिसके लिए मुझे यहाँ बुलाया गया है? जल्द ही एक प्रत्यक्षदर्शी से नागराज को पता चली वो आश्चर्यजनक बात। अपुन उस समय लेरिल साबुन के उस होर्डिंग के पास खड़ा हुआ था। अचानक ना जाने क्या हुआ कि होर्डिंग का झरना सचमुच का झरना बन गया और अचानक यहाँ बाढ़ आ गई। कमाल है, होर्डिंग का झरना एकाएक जीवित हो उठा। ये तो ऐसा लगता है जैसे किसी ने कोई परिकथा सुना दी हो। लेकिन ये हुआ कैसे? आश्चर्य में डूबा नागराज नहीं जानता था कि उसके सवालों का जवाब होटल ओबराय डिलक्स की छत पर मौजूद था। तुझे बुलाने का मेरा मकसद पूरा हो गया नागराज। अब मुझे ये पानी का खेल खेलने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब तो मैं तुमसे मौत का खेल खेलूंगा। अगले ही क्षण नागराज के साथ वहां खड़ा हर शख्स भौचक्का रह गया। अरे, बाढ़ का सारा पानी तेजी से उस होर्डिंग में समाता जा रहा है। हे मेरे भगवान, ये क्या हो रहा है? कुछ ही क्षण पहले जहां पानी बाढ़ का रूप धारण किए हुए था, अब वहां उसका नामो निशान ना था। घोर आश्चर्यजनक घटना, बिल्कुल ऐसी जैसे मैं कोई सपना देख रहा हूं। अरे, ये क्या? नागराज बुरी तरह चौंका और उसके चौंकने का कारण थी वो पतली सी किरणें जो लपलपाती हुई कैंटर ट्रक के विशाल होर्डिंग से टकराई और एक और आश्चर्यजनक दृश्य प्रस्तुत करती चली गई। उफ, वो कैंटर ट्रक जिंदा हो गया। बला की फुर्ती का प्रदर्शन करके नागराज कैंटर ट्रक की चपेट में आने से बचा। धड़ाक! अब नागराज को सारा माजरा समझते देर न लगी। ये ना तो कोई परिकथा है और ना सपना। ये तो जादू का कमाल है। कोई अपने जादू से मेरी जान लेने पर उतारू है। किसी की तलाश में घूमी नागराज की निगाहें। तो होटल ओबराय के टॉप पर खड़ा वो मरियल सा व्यक्ति ये सब जादू कर रहा है, लेकिन वो है कौन? नागनाथ मुझे उसका पता लाकर देगा। नागराज ने नागनाथ दुश्मन की तरफ भेज दिया। इधर दुश्मन ट्रक की चपेट में आने से तो किसी तरह बच गया नागराज और ट्रक दीवार से टकराकर नष्ट हो गया। कोई बात नहीं, अब मैंने अपने जादू से तेरे लिए एक ऐसी मौत को जगाने की सोच ली है जो तुझे मार कर ही रहेगी। उससे पहले तो लाख कोशिशों के बाद भी उसे नहीं मार सकता। उसकी आंखों से लपलपाई कई रंग बिरंगे किरणें जो हाथ में थमे उस विचित्र प्रिज्म से होकर गुजरी और जो 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 टकराई ओनिडा के नरक के शैतान से तो
ओह, एक और नहीं मुसीबत? मुसीबत नहीं रे नागराज, मौत बोल तू मुझे। उफ, अपनी मौत बोल। तड़ाक। उफ, इस शैतान को रोकना होगा अपने सर्प सैनिकों की मदद से। विद्युत से लहराकर शैतान से जा लिपटे सैकड़ों सर्प सैनिक। लेकिन दूसरे क्षण शैतान ने एक को अपने शरीर पर नहीं रहने दिया। नरक के शैतान को तेरे नाग नहीं रोक पाएंगे नागराज। ताड़, और ना ही तुझे मरने से बचा पाएंगे। इस बार नागराज ने नागरस्ती पर लहराकर घातक विष फुकार उगल दी। इससे तेरी हड्डियां तक गल जाएंगे दुष्ट। ओह, इसे तो कुछ भी नहीं हुआ। बच्चों की तरह फूंके क्यों मार रहा है नागराज? मैं तेरी फूंकों से उड़ने वाला नहीं, इसलिए ये बचकानी हरकतें छोड़ और मर्दों की तरह लड़। आह! इस नर्क के शैतान को खत्म करने का अब तो इस नर्क के शैतान को खत्म करने का तो अब एक ही तरीका है, और वो है अपने घातक विष को इसकी नसों में पहुंचाना। अब तक मेरा ये विष सैकड़ों को मोम की भांति पिघला चुका है। शैतान के मांस में अपना दांत गड़ा दिए नागराज ने। लेकिन इस बार वो नहीं हुआ जो हर बार होता आया था। फिर बच्चों वाली हरकत, तुम बाज नहीं आओगे नागराज। धम। ओह, मेरे भयंकर विष से भी इस शैतान को कुछ नहीं हुआ। अब क्या करूं? कैसे खत्म करूं इस शैतान को, और कैसे मैं इससे अपनी जान बचाऊं? तभी नागराज के मस्तिष्क से नागनाथ की मस्तिष्क संदेशवाहक तरंगे आ टकराई। तुम्हारा सोचना सही है। तुम पर किरणों का हमला सामने वाली बहुमंजिला इमारत पर खड़े व्यक्ति ने ही किया है नागराज। अब बताओ, मेरे लिए क्या आदेश है? एक पल के लिए नागराज ने अपना ध्यान शैतान की तरफ लगाया। इस शैतान को किसी और जादू द्वारा जिंदा किया गया है, और इसको अगर मारा जा सकता है तो सिर्फ जादू के द्वारा। अगर मैं उसी जादुई किरण द्वारा ओनिडा की होर्डिंग पर बनी नर्क की आग को भी जिंदा कर सकूं, तो वो नर्क की आग इस नर्क के शैतान को खत्म कर सकती है, तुरंत ही। नागनाथ, इस समय तुम जिस आदमी के पास हो उससे लिपट जाओ और उसे इस तरह किरणें छोड़ने के लिए मजबूर कर दो कि वे सीधी नर्क की आग वाले बोर्ड पर आ गिरे। कर सकोगे ये काम? क्यों नहीं? और अचानक हुए उस हमले से वो शख्स बुरी तरह हड़बड़ा गया। अनजाने में ही उसकी आंखों से किरणों का तूफान निकला और प्रिज्म के अंदर से होता हुआ नीचे ओनिडा की होर्डिंग की तरफ बढ़ चला। साथ ही साथ नागनाथ ने भी उसके हाथ को एक तेज झटका दिया और प्रिज्म उन रहस्यमय हाथों से छूट गया। लेकिन नागनाथ का प्रयास सफल हो चुका था। गिरते हुए प्रिज्म से होकर गुजरे किरणों ने होर्डिंग के नर का अग्नि को असली बनाकर धधका दिया। नागनाथ ने अपने काम को बखूबी अंजाम दिया है, और अब मुझे अपने काम को अंजाम देना है। इस शैतान को धधकते हुए नर का अग्नि में फेंकना। दूसरे ही पल शैतान की दर्दनाक चीखों से वातावरण गूंज उठा। या! इधर प्रिज्म नीचे गिरकर एक तेज आवाज से फूटा। छनाक! उधर, ओह, सब कुछ गायब, सब कुछ पहले जैसा सामान्य। नागराज की तरह ही जादू करने वाला भी ये बात समझ चुका था। प्रिज्म के टूटने के साथ ही मेरा जादू समाप्त हो गया। नागराज को खत्म करने का मेरा प्लान चौपट हो गया। मुझे यहाँ से भागना होगा। अब मेरा भी यहाँ ठहरना बेकार होगा। तुरंत ही अब मुझे नागराज के लिए दूसरे व्यू की रचना करनी होगी। मुझे उसे खत्म करना ही होगा, वरना ये जादूगर साकुरा के लिए शर्म से डूब मरने वाली बात हो जाएगी। जी हाँ, जादूगर साकुरा ही था वो, उस मरियल व्यक्ति के रूप में। इधर नागराज ने नागनाथ को गले से लगा लिया। धन्यवाद नागनाथ, मैंने अपना कर्तव्य पूरा किया है नागराज। फिर नागनाथ वापस नागराज के शरीर में समा गया। नागराज सोच में डूब गया। कौन था वो जादूगर जो अपनी जादूगरी के जाल में फंसाकर मुझे मारना चाहता था, और उसका मकसद क्या था?
बहुत सोचने के बाद भी जब नागराज कुछ ना समझ पाया तो उसने अपना ध्यान दूसरी समस्या की तरफ लगाया। मुझे यहाँ किसी पुरातत्ववेत्ता से मिलना होगा ताकि मैं अपने सपने में दिखाई देने वाले उन मंदिरों के बारे में कुछ जान सकूं जो मुझे काफ़ी परेशान किए हुए हैं। कुछ देर बाद नागराज एक टेलीफोन बूथ में मौजूद था। इतने बड़े शहर में अपने मतलब के आदमी को ढूंढने के लिए औरों की तरह मुझे भी टेलीफोन डायरेक्टरी के येलो पेज को देखना होगा। जल्द ही शायद मिस वान भी मेरी समस्या का हल कर सकती है। नागराज एक टैक्सी में बैठकर पुरातत्ववेत्ता मानवी के घर की तरफ चल पड़ा। इसी दौरान एक अनजान और रहस्यमय स्थान पर बड़े शर्म की बात है, आपका बहुत सोचा समझा प्लान धराशायी होकर रह गया। आपकी जादू भरी लाख कोशिशों के बाद भी आप नागराज को खत्म करने में सफल नहीं हो पाए। श्रीमान जादूगर साकुरा, मैं मानता हूँ कि मेरा पहला प्रयास असफल रहा है श्रीमान नागपासा, लेकिन इसका तात्पर्य ये नहीं कि मैं हार गया। आपने मुझे जो समय दिया था उसमें अभी एक दिन बाकी है और इतना समय मेरे लिए बहुत है नागराज जैसे कीड़े को खत्म करने के लिए। तुम अपना दिव्य शक्तियों से भरा खजाना तैयार रखना। नागराज मेरे हाथ से मरेगा, हर हाल में मरेगा। साकुरा के चक्रव्यूह से वो नहीं बच सकता। नागपासा कुछ बोलता उससे पहले ही वो आवाज़ गूंजी, महामहिम नागपासा, आपके बुलाए पर मिस किलर पधार चुकी है। ओह, जुर्म की दुनिया की एकमात्र महारानी मिस किलर, उन्हें आदर सहित अंदर भेज दो। मिस किलर, देरी से पहुंचने के लिए क्षमा चाहती हूँ श्रीमान नागपासा, लेकिन क्या करूँ, जिस समय आपका मैसेज पहुंचा उस समय मैं अपने हेडक्वार्टर में मौजूद नहीं थी। कोई बात नहीं मिस किलर, आप अपना आसन ग्रहण कीजिए। मिस किलर के बैठे जाने के बाद, वैसे तो मैंने यहाँ मौजूद हर मेहमान को अपना उद्देश्य बता दिया है, लेकिन चूंकि आप अभी अभी आई हैं मिस किलर, इसलिए मैं आपको भी उनसे अवगत करा देना चाहता हूँ। मेरा उद्देश्य है विश्व आतंकवाद का खात्मा करने की सौगंध खाने वाले नागराज का खात्मा करना। इसलिए मैंने आप सबको इकट्ठा किया है क्योंकि आप सभी को नागराज ने किसी न किसी मुकाम पर गहरी शिकस्त दी है। मैं चाहता हूँ कि नागराज आप में से ही किसी के हाथों से खत्म हो। इस तरह नागराज को खत्म करने वालों को अंडरवर्ल्ड की दुनिया से वाहवाही तो मिलेगी ही, साथ ही साथ मेरी तरफ से इनाम स्वरूप मिलेगा बेशुमार दौलत और सैकड़ों दिव्य शक्तियों से भरा एक विशाल खजाना। नागपासा के चुप होते ही संकित हो उठी थी मिस किलर। नागराज के हत्यारे को खजाना देने की आपकी बात ये साबित करती है कि नागपासा की आप नागराज को सिर्फ आतंकवाद के दुश्मन को खत्म करने के लिए नहीं, किसी और उद्देश्य के लिए भी मारना चाहते हैं। आप गलत समझ रही हैं मिस किलर। जरा सोचिए, जो विश्व के हर अपराधी के दुश्मन का हत्यारा होगा, क्या उसको कोई शानदार इनाम नहीं मिलना चाहिए? खैर, छोड़िए इस बात को। इस कहानी को यहीं समाप्त करते हैं। इसके आगे कहानी पढ़ेंगे इसके पार्ट 2 में। तो मिलते हैं इसके दूसरे पार्ट में। तब तक के लिए बाय। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर देना। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ऑल नोटिफिकेशन को सिलेक्ट ज़रूर कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।